Hello dear students, today our topic is gains from international trade. इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज व्यापार कहलाता है. और अगर ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्री हो रहा है देन वी विल कॉल इट इंटरनेशनल ट्रेड. कोई भी कंट्री अपने आप में सफिशेंट नहीं होता, उसके पास कुछ रिसोर्सेज सरप्लस में होते हैं और कुछ रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ गल्फ़ कंट्रीज़. गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल जो है वो सरप्लस में है और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड फूड ग्रेन्स वहाँ शॉर्टेज में हैं. इंडस्ट्रियल गुड्स क्योंकि वहाँ पे इतना टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं है, फूड ग्रेन्स क्योंकि वहाँ की सॉइल क्वालिटी इतनी सुपीरियर नहीं है कि वहाँ अनाज का उत्पादन हो सके. तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए बेटर होगा कि वो ऑयल का एक्सपोर्ट करके इंडस्ट्रियल गुड्स एंड फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट कर लें, तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा. इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, या कह लीजिए इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड. दोनों ही एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं. इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, अब हम इसका मीनिंग और इसका सिग्निफिकेंस जानेंगे. इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दो बड़े ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. पहली बात तो उनका बिलीव ये था कि जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है, वस्तु की जो कीमत है उसमें जितना लेबर इनपुट लगा हुआ है वो कीमत उसकी वजह से अराइज हुई है. जो उत्पादन की प्रक्रिया हुई है उसमें लेबर का इम्पॉर्टेंट रोल है. जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है वो लेबर की वजह से हुआ है. इसलिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. तो जितना हम डिवीज़न ऑफ लेबर करेंगे, लेबर को अलग अलग काम में उपयोग करेंगे, तो बार बार एक ही काम करने से लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएंगी और टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. तो जिस प्रकार एक व्यक्ति बार बार एक काम करके कुछ स्पेशल स्किल्स को एक्वायर कर लेता है, उसी प्रकार अगर यही बात हम एक पूरी इकॉनमी पे लागू कर दें कि एक पूरा इकॉनमी में एक ही वस्तु या कुछ वस्तुओं के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लिया जाए, तो वो उस कंट्री के लिए बेटर होगा. उस कंट्री की कॉस्ट कम होंगी उस वस्तु के उत्पादन में और उस वस्तु का उत्पादन वो अधिक कर सकता है. तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की जो बताती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए और किन का इंपोर्ट किया जाना चाहिए. सबसे बेसिक जो हमारी थ्योरीज़ हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में बात करेंगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि कॉस्ट एडवांटेजेस होती हैं. कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या है कि कंट्रीज सस्ते दाम पर जिस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं उसका उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिन वस्तुओं के उत्पादन में उसकी लागत अधिक आ रही है तो उसका उस कंट्री को उन वस्तुओं का उस कंट्री को इंपोर्ट करना चाहिए. Since international specialization is based on the principle of comparative cost advantage, international trade must lead to international gain. क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का आधार कोस्ट एडवांटेजेस हैं, कम लागत पर किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो वो कम कीमत पर वो वस्तु सभी देशों में इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होगी, तो सभी कंट्रीज़ को इससे लाभ होगा. एक्सपोर्टिंग कंट्री को लाभ इसलिए होगा क्योंकि उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को इसलिए लाभ है क्योंकि उनको वो वस्तु कम दामों पर मिल जाएगी. अब जो मर्केंटलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए और वेल्थ इंक्रीज़ की जानी चाहिए नेशंस की. तो उनका बिलीव था
कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो लाभ होता है और जो इंपोर्ट करते हैं उनको नुकसान होता है। अगर हम ओवरऑल सभी इकोनॉमीज़ का देखें तो कुछ कंट्रीज़ का प्लस होगा, कुछ कंट्रीज़ का जो ट्रेड की वजह से गेन है वो माइनस में होगा। तो जब टोटल करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, और इसको वो कहते थे कि ज़ीरो सम गेम है इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन बाद में जो थ्योरीज डेवलप हुई उन्होंने प्रूव किया कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉजिटिव गेन्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। बहुत सारे गेन्स होते हैं, अभी आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार से हम उन गेन्स के बारे में जान सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, कैसे इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को क्या उससे बेनिफिट होगा और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट होगा। डायग्राम्स के थ्रू भी इसको हम समझेंगे। तो हम बात करें कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है उसका महत्व है किसमें, क्योंकि हमें गेन्स मिल रहे हैं ट्रेड से, कुछ लाभ मिल रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का जो रिज़ल्ट है उससे क्या होगा, लाभ मिलेंगे ट्रेड से। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है और ट्रेड की वजह से कंट्रीज़ को लाभ होता है। तो वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब पहले बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है नेचुरल एंडोमेंट, प्राकृतिक निधि। नेचर ने जो गिफ्ट दिए हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो हमारी सॉइल क्वालिटी है, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कुछ भी जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है वो हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल एंडोमेंट। जैसे खनिज पदार्थ हैं, किसी कंट्री के पास कोई खनिज ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और किसी खनिज पदार्थ की स्कैरसिटी है। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल ज़्यादा अवेलेबल है, इंडिया में मीका या अभ्रक जिसको हम बोलेंगे, और रशिया में मैग्नीज़। इसी प्रकार जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ़िशिंग की ज़्यादा फ़िशिंग बेनिफिशियल रहेगी, जैसे जापान, बांग्लादेश। तो इस प्रकार नेचर ने डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं और उसके बेस पे ट्रेड होता है। जिनके पास जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है उसका वो एक्सपोर्ट करते हैं, और जिन वस्तुओं की स्केर्सिटी है, ऐसे रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स का वो इंपोर्ट करते हैं। इसमें मैंने बताया कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्लूड होगी और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी। जैसे टी के लिए कहीं सूटेबल कंडीशंस हैं इंडिया और श्रीलंका में, कहीं गन्ने के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं, कहीं कॉटन के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में ये नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिया है वो डिफरेंट गिफ्ट्स नेचर ने अलग अलग कंट्रीज़ को प्रोवाइड किए हैं। उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक्निकल नो हाउ। आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कारक है टेक्निकल नो हाउ। जिस कंट्री के पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड से उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो दिखाती हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, जो व्यापार की शर्तें हैं, वो उन कंट्रीज़ के लिए फेवरेबल होती हैं जो टेक्निकल गुड्स या कैपिटल गुड्स या मशीनरी का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज के समय में ऐसे कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ को पछाड़ सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में जो कंट्रीज़ ज़्यादा टेक्निकल सेंस में डेवलप हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं और बाकी कंट्रीज़ उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कोस्ट डिफरेंस। कोस्ट डिफरेंस तो फंडामेंटल बेस है इंटरनेशनल ट्रेड का, क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि लागत जिस वस्तु के उत्पादन में कम से कम आएगी उसी का एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, और जिस वस्तु का उत्पादन
किसी पर्टिकुलर कंट्री में महंगा पड़ रहा है तो उस वस्तु का उत्पादन वो कंट्री खुद ना करके उन वस्तुओं का वो इंपोर्ट कर ले तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कॉस्ट डिफरेंस तो ऑब्वियस फैक्टर है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के लिए। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, जो नया इकोनॉमिक ऑर्डर है हमारा ग्लोबलाइजेशन का, उसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, क्योंकि वो अक्रॉस ग्लोब स्प्रेड उनका है, सारे विश्व में फैली हुई हैं और उसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है। ये हमने जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए, वो किसके बारे में है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को। अब आप ये समझ लीजिए कि चाहे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहें या इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन कहें, दोनों सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वजह से क्योंकि कंट्री स्पेशलाइज कर लेते हैं तो जो रिसोर्सेज उनके पास अबंडेंस में हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और उनका एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें कि उनके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं तो उनका एक्सपोर्ट करके वो ऐसी वस्तुओं का इंपोर्ट कर सकते हैं जो कंट्री के एडवांसमेंट के लिए नेसेसिटी है, उन वस्तुओं की है या रिक्वायरमेंट है और फर्दर ग्रोथ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऐसी वस्तुओं का इंपोर्ट किया जा सकता है मिनरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करके। नेक्स्ट इज़ चीपर गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या फ़ायदा होगा? हम क्या कह रहे हैं कि उससे हमें कम लागत वाली वस्तु अवेलेबल हो जाएगी। जिस वस्तु की लागत अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा है वो अगर हम बहुत सस्ते दामों में दूसरे कंट्री से ख़रीद पा रहे हैं तो कंज्यूमर्स को उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि वो गिवन इनकम से ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे और इससे उनका बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ने का अर्थ है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वैरायटी ऑफ गुड्स, आप क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें बहुत वैरायटी के गुड अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गुड अवेलेबल होते हैं, तो एक कंज्यूमर जितनी वैरायटी के गुड्स का कंजम्पशन करेगा उससे उसकी सेटिस्फेक्शन उतनी ही बढ़ेगी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ सरप्लस प्रोडक्शन। अब कंट्रीज़ ये ज़रूरी नहीं कि वो जितना उनके वहाँ कंजम्पशन हो रहा है उतना ही प्रोड्यूस कर पाएँ, प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस प्रोडक्शन को अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है उन कंट्रीज़ को उसका फ़ायदा होगा और उससे एक तो उनका जो सरप्लस है वो बिक जाएगा और दूसरा जो डिफ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो कंट्रीज़ उससे भी बच जाएंगे, क्योंकि जब सप्लाई अधिक होती है तो प्राइस कम होने लगता है, तो जो कीमतों में होने वाली कमी है जिसको हम डिफ्लेशनरी प्रेशर कहते हैं उससे भी वो कंट्रीज़ बच जाएंगे। कंपटीशन, अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, उससे कंपटीशन अधिक होने से कम कॉस्ट की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि किस प्रकार कोई कंट्री अपनी कॉस्ट को कितना ज़्यादा कम कर सकता है, क्योंकि जो अपनी कॉस्ट को जितना कम करेगा उसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट बढ़ जाती है और हमेशा ही कंपटीशन से बेनिफिट होता है क्योंकि प्राइस कम होते हैं। वाइडर मार्केट, अब जो कोई कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है उसको ख़रीदने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मार्केट का साइज़ बड़ा हो गया है, वो प्रोडक्शन अधिक कर सकता है। जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है किसी वस्तु का तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलते हैं, बड़े पैमाने की जो बचतें हैं वो मिलती हैं, उससे भी हमारे जो लागतें हैं वो कम होती हैं और प्रोडक्शन अधिक होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सीख चुके हैं। बल्क प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इससे क्या होगा क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, तो उसके लिए बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है,
बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने की वजह से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलती हैं, क्योंकि जितना मार्केट साइज इंक्रीज़ होगा, जितने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन एक्टिविटी होंगी, उतनी ही इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेंगी। और इससे क्या होगा, ये सभी पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं। कंपटीशन होना, वाइडर मार्केट साइज होना, बल्क प्रोडक्शन होना, इससे क्या होगा बेनिफिट कि उत्तम तथा सस्ती वस्तुएं अवेलेबल होंगी, उससे बेटर क्वालिटी की वस्तुएं और लो रेट पे अवेलेबल होंगी। ये दोनों ही फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो डेवलप करेंगे, क्योंकि उनके लिए जो टेक्निकल नो हाउ है और एंसिलरी इक्विपमेंट, जो सहायक उपकरण हैं उनके उत्पादन प्रक्रिया में, उसका वो इंपोर्ट करके वो अपने यहाँ पे जो जिस भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। वो केवल प्राइमरी गुड्स पे ही ना डिपेंडेंट रह के वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी। ये पॉसिबल कब हो पाएगा, जब वो दूसरे कंट्रीज से टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी इंपोर्ट करके अपने यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रॉबर्टसन ने बड़ा फेमस कोट है, अब आगे बार बार इस्तेमाल होगा जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का इंजन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सब कंट्रीज़ में होड़ लगी हुई है कीमतों को कम करने की। कीमत अपने आप तो कम होंगी नहीं, उसके लिए इनोवेशंस की ज़रूरत होगी, नई रिसर्च की ज़रूरत होगी और नए मेथड्स की ज़रूरत होगी कि जिसकी हेल्प से लागतें कम हो पाएँ। तो उसके लिए कंट्रीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आज जब पेंडेमिक का टाइम है तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कंट्रीज़ एक दूसरे कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। जब ट्रेड है वो कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनकी जो सफरिंग्स हैं वो भी दूसरे कंट्री को प्रभावित करती हैं, और वो ऐसे क्रूशियल टाइम्स में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ता है उससे। जो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में भी अब जो कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ और ऑक्सीजन एंड अदर नेसेसरी आइटम्स वो दूसरे कंट्रीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इंडिया भी दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प करता है जब उनको नीड होती है। तो ये हमने बात की international trade, international specialization, and what are the advantages of international specialization. We'll meet you in next video. Till then, bye bye.